Hello, dear students. Welcome to our channel, Biology Classes with Dr. Akriti. Hope you all are fine. So stay fit and stay healthy. With this note, let me start today's topic. The topic is salient features of DNA. हमने लास्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कितने बेसेस होते हैं, शुगर कैसे होते हैं, फॉस्फेट कैसा होता है. तो ऑलरेडी इन द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरीथिंग. उसी के बेसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे salient features of DNA. So let's start the salient features. Now, double helix model of DNA किसने दिया था? वैटसन एंड क्रिक. जब डबल हेलिक्स मॉडल में हमने क्या देखा था कि इसका दो स्ट्रैंड्स होता है, टू स्ट्रैंड्स होता है. ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड क्या है? दैट इज़ द यूनिट ऑफ डीएनए. डीएनए के यूनिट में क्या क्या होता है? बेस, शुगर, फॉस्फोरस. सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है. ये दो स्ट्रैंड है और इसका जो बैकबोन जो बनाता है वो शुगर एंड फॉस्फेट. सो एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, बेसिस होता है. शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बनाता है और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो, और इसके जो बेसिस होते हैं, इसके बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड. अब इसमें मैं आपको फिगर में आपको मैं दिखाती हूँ. अब देखो, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉली मीन्स मैनी और न्यूक्लियोटाइड मतलब यूनिट ऑफ डीएनए. ठीक है, ये देखो, ये है शुगर, ये है फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. सो ये क्या बनाता है? ये बनाता है बैकबोन ऑफ डीएनए. और ये बेसिस, इसमें देखिए क्या लिखा है, द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड. ये देखिए बेसिस कौन कौन सा था? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन. हमेशा प्यूरिन पेयर करता है पायरिमिडिन के साथ. तो ए पेयर करेगा, एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ. तो आप देखिए, ये आप जब देखते हैं, ये देखा होगा आपने सीढ़ी, लैडर में क्या होता है? ये दोनों पैरेलल होता है और अंदर में क्या होता है? ये स्टेप्स, या इसको रंग्स भी कहते हैं, इसको. ठीक है, तो ये हो गया. आप समझिए कि ये तो सीढ़ी है, सीढ़ी का ये दोनों पैरेलल लकड़ी जा रहा है. और ये क्या है? ये आपका स्टेप्स है, रंग्स है. ठीक है, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है इसको पूरा क्लियर कीजिए. इट इज़ मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. एक ये चेन हो गया, एक ये चेन हो गया. ठीक है, बैकबोन किसका बना हुआ है? शुगर एंड फॉस्फेट का. ये शुगर है, ये फॉस्फेट है. और बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड. बेसिस कहाँ है? अंदर में है, ये अंदर प्रोजेक्ट करता है. तो फर्स्ट जो सेलिएंट फीचर्स है उसका ये मीनिंग हो गया. अब दूसरा देखिए आप. अब इस फिगर में ही आप देखिए कि इधर है फॉस्फोरस जो 5 एंड की तरफ होगा और इधर है हाइड्रोक्सिल शुगर दैट इज़ 3 एंड की तरफ होगा. इसका जो एंटी, हमेशा कहा जाता है कि जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए का वो एंटी पैरेलल होता है. मीन्स पोलैरिटी उसका है, अगर एक स्ट्रैंड का पोलैरिटी अगर 5 और 3 है तो दूसरा होगा 3 to 5. मीन्स 5 प्राइम भी इसको कहते हैं. 5 प्राइम to 3 प्राइम है तो दूसरा हो जाएगा 3 प्राइम to 5 प्राइम. जहाँ 5 प्राइम है वहाँ फॉस्फोरस फ्री रहता है और जहाँ पे 3 प्राइम है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल, जो शुगर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री रहता है. तो फर्स्ट क्लियर हो गया. सेकेंड भी पॉइंट क्लियर हो गया कि दो चेन जो है वो कैसा होता है? एंटी पैरेलल. मतलब अगर एक चेन का पोलैरिटी अगर 5 प्राइम to 3 प्राइम है तो दूसरे चेन का पोलैरिटी क्या होगा? 3 प्राइम to 5 प्राइम. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब देखिए, द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब ये देखिए, एडेनिन और थाइमिन के बीच में ये बॉन्ड है. ये कौन सा बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है.
ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें और इसमें क्या आप डिफरेंस पा रहे हैं? ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट का क्या है? द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि बेसेस कैसे अटैच होगा, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन पेयर होगा बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन पेयर होगा बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूरा फिगर से ही आपको क्लियर हो जाता है। ये फिगर अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल बी क्लियर फ्रॉम दिस फिगर ओनली। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एडेनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फ्रॉम ऑपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। एडेनिन पेयर करेगा थाइमिन के साथ विथ 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन विल पेयर विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसमें हमेशा हम देखते हैं कि जो बेस पेयर रूल होता है, अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल एंड अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल, द प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विथ पायरिमिडिन। जब प्यूरिन पेयर होता है पायरिमिडिन के साथ तो क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये लैडर का जो स्टेप्स का डिस्टेंस है, ये ऑलवेज विल रिमेन द सेम। मतलब जो डायमीटर, हेलिक्स का जो डायमीटर मेंटेन करने में ये हमें मदद करता है, क्योंकि प्यूरिन हमेशा पेयर करेगा पायरिमिडिन के साथ। तो प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो हमेशा क्या होगा कि इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का डायमीटर विल रिमेन द सेम। अब देखिए, ये 2 चेन है, डबल स्ट्रैंड है, ये दोनों कॉइल होता है किस फैशन में? राइट हैंडेड फैशन। अभी मैं कुछ बताऊंगी आपको, टाइप्स ऑफ डीएनए में भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये जो वैटसन एंड क्रिक है, ये बी टाइप डीएनए को एक्सप्लेन किया है, और इसके ओरिएंटेशन क्या है? ये हमेशा कॉइल इसका मूव करता है राइट हैंडेड साइड, मतलब क्लॉकवाइज साइड। ठीक है। और जो पिच होता है हेलिक्स का, पिच मतलब डिस्टेंस, एक हेलिक्स का डिस्टेंस होगा 3.4 नैनोमीटर। अब इसका डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं? अब ये देखिए, ये जो ग्रूव है ये शैलो ग्रूव है, और ये क्या है? ये डीप ग्रूव है। ठीक है। ये शैलो ग्रूव यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या बना रहा है? ये डीप ग्रूव बना रहा है। तो जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं एक हेलिक्स का, तो या तो शैलो ग्रूव टू शैलो ग्रूव या डीप ग्रूव टू डीप ग्रूव, इस तरह से होता है एक हेलिक्स का डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, एक हेलिक्स का डिस्टेंस क्या हो गया? 3.4 नैनोमीटर। मतलब यहाँ से लेके अगर हम यहाँ लें तो इसका डिस्टेंस हो जाता है इतना डिस्टेंस हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स में जो एक डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें 10 बेस पेयर होगा। ये फिक्स है आपका कि पिच ऑफ द हेलिक्स जो होता है 3.4 नैनोमीटर होता है, और इसमें बेस पेयर कितने होते हैं? 10 बेस पेयर। इसमें पक्का आपको क्वेश्चन आएगा MCQ, इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो डबल हेलिक्स मॉडल जो वैटसन एंड क्रिक जिन्होंने दिया था, उनका एक हेलिक्स का डिस्टेंस होगा 3.4 नैनोमीटर, और एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर हैं इन ईच टर्न। ठीक है। और 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, MCQ आ सकता है इससे आपका। अब ये देखिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी कैसे होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। हु प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी टू दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? अब ये एक तो बेस पेयर है, जो बेस पेयर एक के ऊपर सीढ़ी की तरह स्टैक हो रहा है। एक है, फिर 2 है, फिर 3, एक के ऊपर एक स्टैक हो रहा है, और दोनों के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो द स्टैक ऑफ द बेस पेयर वन अबव द अदर एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 चीज़ मिलके ये स्टेबिलिटी देता है टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इसका जो बैकबोन है वो ऑफ कोर्स शुगर एंड फॉस्फेट वो मेंटेन करता है। तो कुल मिला के सभी मिला के इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
अब एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए रिमेन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका आप देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपका पायरेमिड प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये स्ट्रक्चर आपका साइटोसिन एंड थायमिन। अकॉर्डिंग टू बेस पेयर रूल हम क्या करते हैं, ए ऑलवेज पेयर विथ थायमिन और ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। अब ये देखिए डबल स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। दिस इज द बेस पेयर रूल। ठीक है, और बेस पेयर कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग अ बेस पेयर। Adenine forms 2 hydrogen bond with thymine and guanine form 3 hydrogen bonds with cytosine. All these points are clear to you. So इसीलिए क्या होता है कि जो डायमीटर को मेंटेन इसलिए होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमेशा प्यूरिन पेयर करता है पायरेमिडिन के साथ, एडेनिन पेयर करेगा थायमिन के साथ और ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। तो यही आंसर है इसका। इसलिए इसका जो डायमीटर है वो ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अब देखिए सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वैटसन एंड क्रिक ने तो स्ट्रक्चर दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, लेकिन उसके बाद फ्रांसिस क्रिक, मतलब यहाँ पे वैटसन हट गया, सिर्फ क्रिक एक थ्योरी प्रपोज किया। व्हाट द थ्योरी प्रपोज, दैट इज सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके नीट एग्जाम्स में, हु प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये 100% आपका एमसीक्यू है। हु प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज फ्रांसिस क्रिक। अब ये क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि डीएनए तो बन गया, लेकिन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो तो फ्लो करना चाहिए, वो फ्लो करना चाहिए। तो वो कैसे फ्लो करता है, डीएनए से जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में, आरएनए से जाता है प्रोटीन में। अब ये है कि कैसे जाता है, किस प्रोसेस से जाता है। तो एक प्रोसेस है आपका रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है कि जब डीएनए अपना ही कॉपी बनाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए। तो डीएनए बन गया, उसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस से और भी डीएनए बन जाएंगे। तो व्हेन डीएनए विल प्रिपेयर देयर ओन कॉपी, देन द प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। अब डीएनए तो बन गया, अब डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो होगा थ्रू एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। तो वो किस प्रोसेस से होगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा डीएनए में, इन द लैंग्वेज ऑफ मैसेंजर आरएनए, आरएनए की लैंग्वेज में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आरएनए में। ठीक है, उसके बाद मैसेंजर आरएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे देगा, फ्लो कराएगा प्रोटीन में। अब प्रोटीन कैसे बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ translation. So this is called the central dogma, that the genetic information that is in DNA that should flow. How it will flow? By the help of the process that is replication, transcription, translation. Means the information will flow from DNA से messenger RNA में और messenger RNA से protein में। तो अब जब ये प्रोसेस सब पढ़ेंगे आप, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, then you will come to know that how the information is carried forward. अब एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में है, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, आरएनए से डीएनए में जा रहा है कुछ। इसको कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस। अब डीएनए से आरएनए जा रहा है तो कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वेरी सिंपल। डीएनए से जब इंफॉर्मेशन पास हो रहा है टू मैसेंजर आरएनए तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन द इंफॉर्मेशन विल फ्लो फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू डीएनए, तो बहुत सिंपल है, इसका क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज डीएनए टू आरएनए सिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन and the reverse of that process is known as reverse transcription. अब देखिए, RNA to DNA synthesis is catalyzed by reverse transcriptase. ये ट्रांसक्रिप्शन
किस एंजाइम से कंट्रोल होगा? ट्रांसक्रिप्टेज से। और ये मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो कौन सा होगा? रिवर्स सिर्फ रिवर्स ऐड कर देना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। और जो डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा आरएनए से, उसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और cDNA. So hope this clear. अब ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जो अभी तक क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई हैव गिवन just two information, that is number of base pairs and orientation of coiling. So on the basis of base pair per turn and orientation of coiling, DNA कितने तरह के हैं? 5 टाइप्स। कौन कौन सा है? A, B, C, D, Z, ठीक है। ये 5 टाइप्स ऑफ DNA है। इसका डिटेल्स आप लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोग को याद रखना है कि इसमें बेस पेयर कितना है। तो A में बेस पेयर्स होता है 11। बेस पेयर्स का मतलब होगा एक टर्न में, ठीक है, एक टर्न में 11 होगा। बी में एक टर्न में 10 होगा। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, वैटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर जो है ये बी टाइप है। इसमें कितना होगा? एक टर्न में 10 बेस पेयर। सी में 9.33, डी में 8, जेड में 12। तो ये आपको याद रखना है कि बेस पेयर एक टर्न में किस डीएनए में कितना होते हैं। ए में 11 हो गया, बी में 10, सी में 9, डी में 8, जेड में 12। अब ओरिएंटेशन कॉइलिंग किस तरह का होगा? तो ये चारों जो है ए बी सी डी, इसका राइट हैंडेड कॉइलिंग है। ओरिएंटेशन इसका राइट हैंडेड है या क्लॉकवाइज कह सकते हैं आप। और सिर्फ जेड का है लेफ्ट हैंडेड, जो कि एंटी क्लॉकवाइज भी आप कह सकते हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। So you should know all these things. So hope the salient features as well as the central dogma in molecular biology is clear to all of you. So see you. Have a nice day.